तो शादी क्यों करेंगे? शादी क्यों करेंगे? मैंने ले जाने का ऐसे कैसे करें? एप्लीकेशन तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन लिखवा दो, जाओ उधर एप्लीकेशन लिखवा दो, जाओ 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 वहाँ जाओ, कोई बात नहीं। अरे आप लिखो और कौन है? और कोई एप्लीकेंट है क्या? किसी की समस्या है क्या? आ जाइए ना, आप क्या बोलना चाहते हो? आपकी बेटी है फूफा जी, पापा नहीं है। और ये कौन है? माता जी। तो क्योंकि आप फूफा जी आप पीछे बैठे, ठीक है? माँ और बेटी की बात करेंगे, आपकी आवश्यकता होगी आपको बताइए। रिकॉर्डिंग है आपके पास, सुन लीजिए। मोहित बच्चा भी कहाँ है? मोहित इनका फोन ले लो, पीछे ले जाओ। फोन दे दीजिए, आप अपना फोन उनको दे दीजिए। एक मिनट, कुछ और फोन को बाहर ले जाओ, उनको सुना दीजिए ना। अब वहाँ पे जाने के बाद अब इनके जो ससुराल पक्ष है वो इनको अलग अलग नंबर से फ़ोन करके इस प्रकार से इनको धमका रहे हैं, कहीं कहीं बुला रहे हैं, मतलब इस तरीके से घेराबंदी कर रहे हैं, जो कि कानूनी गलत है। तो मेरा आपसे यही है इस पर कि इनको जिस नंबर से फ़ोन आते तो उन फ़ोन नंबर्स को आप लोग बात करके उनको थाने में बुलाइए। ऐसे किसी महिला को कैसे कोई फ़ोन कर रहा है किसी भी कुछ भी बन के और इस थाने में आ जाओ या उस थाने में आ जाओ, थाना क्या करता है? थाने की अपनी गरिमा होती है ना। ऐसे तो कोई भी आदमी किसी भी थाने का नाम लेके बात करेगा। ये रिकॉर्डिंग आपके पास बिहाफ है। दूसरा, ये तुम्हारे यहाँ पे आए क्या हुआ था? सर इसका ऐसा ही रूटीन है, पेट का वो देखेंगे इसमें। ये मेरे सामने पास पहली बार ही प्रियंका से पूछ लो फोन से क्या हुआ। प्रियंका को मैंने पूछा है, कहते हैं इनमें काउंसलिंग चल रही है और डेट 23 तारीख लगी है। अच्छा, ये 23 तारीख लगी है, पिछले तारीख में आए थे। उन्होंने इनके ससुर ने उससे फ़ोन लेके दूर जाके इस तरह की बात की। तो मतलब ये जो कह रही हो तो सत्य साबित हो गया ना। तो आप देखिए, ये तो खुद ही बता रही है। मैंने बुलवाया सर उसे दिखाने। तो इसका मतलब सामने वाले आदमी की मनसा ठीक नहीं है। खत्म करो। कौन सी काउंसलिंग की आवश्यकता है जब इतनी सारी चीजें हो गई हैं? नहीं जाना ना। FIR आज ही लिखवा दो, आप आदेश कीजिए। ये लीजिए, ये रहा इसका आदेश करवाइए। अभी आज ही FIR करो, कोई 23 तारीख को चक्कर नहीं काटने, ठीक है? अभी देखो ऐसे मारने की तो कोई चेष्टा कर नहीं सकता, इतनी हिम्मत किसी में है नहीं। और तुमने इतनी हिम्मत जुटाई है, रोने की आवश्यकता नहीं होती। एक तो आपका पुलिस प्रशासन मदद कर रहा है, दूसरी बात हम लोग आप लोगों की जो आप चाहते हैं वो कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से रोएंगे तो हिम्मत कैसे? आपके माता पिता की तो हिम्मत टूट ही जाएगी। और क्या करोगे ऐसे घर में जाके जो तुमको देख के खुशी नहीं है? जाना ही नहीं चाहिए। कितनी बड़ी लिखी हो आप, आगे पढ़ो, इसका फार्म भरवाओ। अरे कहाँ है बेसिक शिक्षा अधिकारी? आइए इधर आइए, 11वीं कक्षा का फॉर्म भरो और पढ़ाई करो। इनका 11वीं कक्षा का फॉर्म भरवाओ। हाँ, तो इनका भरवा दीजिए, इनको रिश्ता बता दीजिए और सरकारी भरवाइएगा। नहीं, ये तो अभी समझाया था। तो ये भाषा मत रखिए। इनको अपना नाम मोबाइल नंबर दीजिए और कल मुझे
ये वन स्टॉप सेंटर, कल इसका 11वीं का फॉर्म भरा है और मुझे फॉर्म भर के मुझे बताना चाहिए। पढ़ोगी तब अपने बच्चे को पाल पाओगी, नहीं तो बच्चा भी तुम्हें धुतकार देगा। पढ़ोगी, शिक्षा मिलेगी, शिक्षा सबसे बड़ा धन होता है, पैसा सबसे बड़ा धन नहीं है। और पुलिस मदद कर रही है, माफ कर रही है, एफआईआर दर्ज होगी और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो महिला थाना को इंस्ट्रक्ट करके जा रहे हैं, आप तुरंत इनको बताइए, ठीक है? जाओ इनको अपना डिटेल दो, नहीं सकते, लेकिन आप पापा भी और मम्मी भी हैं। कोई बात नहीं, सीओ ने माफ कर तो दिया होगा। देखिए सब पुलिस प्रशासन आप लोगों की पूरी मदद कर रही है। वो गाड़ी भर के ले आए ना, तो मेरा नंबर ले लेना, मुझे बता देना, फिर ये भी छोड़ेंगे नहीं, ये मैं लिख के दे दूँगा। अरे भैया का आदेश मैंने कर दिया, आदि एफआईआर, ठीक है, जाइए। अरे पानी पिलाइए इन्हें, पानी पिलाओ इन्हें। तो आपके खाते में से आपने अपने खाते की कोई डिटेल दी थी, कोई कार्ड दिया था? कुछ नहीं दे, कैसे निकाल देगा शायद करवा देंगे, बस आप डिसाइड करिए। वैसे तुम तो पढ़ नहीं आता। अब आ जाओ, तुम भी बोलो। मसला आपको क्या लगा? आपके लिए आप सख्त कार्रवाई के लिए जानी जाती है, इसलिए आज जो चौपाल लगाई गई है महिलाओं की जन सुनवाई की, उसमें क्या अजीबोगरीब मामला है? क्या आपको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण मामला है आपके नाम? क्या निर्देश दिया आपने? थोड़ा सा मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी, किसी भी पीड़िता के मामले को अजीबोगरीब आप ना नाम दें, क्योंकि पीड़िता पहले से ही पीड़ित है, हमें उसका मान सम्मान करना चाहिए। मतलब डिफरेंट, मैं भी आपसे निवेदन नहीं कर रही हूँ। दूसरा विषय ये है कि ऐसी पीड़िताएं जिनके बच्चों को भी हम सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ के मूलभूत अधिकार जो हमारा शिक्षा का है, मेरा वो भी एक काम रहता है। केवल पीड़िता की मदद करना हमारा काम नहीं है, पीड़िता के साथ उसके परिवार में जो अव्यवस्थाएं और सरकार की योजनाओं से हम कैसे जोड़ सकते हैं, उस पर भी मैं काफ़ी काम करती हूँ। और मेरी शैली इसलिए आप लोग बोल रहे हैं कि सख्त है, क्योंकि हम ये कर सकते हैं और मैं टाइम बाउंड होकर काम करना पसंद करती हूँ। तो जैसे कि वन स्टॉप सेंटर में कल नया आरओ लग गया है, एक बात, आरती को निकाल दिया गया है। दूसरी बात, जो नई सेंटर प्रभारी के पद हैं या कोई और अन्य पद हैं, उनको भी हम जल्द से जल्द डीएम के माध्यम से भर्ती करवाने का काम, एक जो उनको निवेदन करने का काम करेंगे। जन सुनवाई में जब भी कोई महिला अपने बच्चे के साथ आती है या उसके साथ उसका परिवार भी जुड़ा होता है और वो क्योंकि पीड़ित होती है, तो केवल उसकी उस पीड़ा को ना जानकर सरकारी योजनाएं, जैसे उनका वृद्धा पेंशन बना है क्या, विकलांग पेंशन बना है क्या, उनके बच्चे एजुकेशन में हैं और अगर वो किसी कारण से उनकी फ़ीस नहीं दे पा रही हैं तो उनको ऐसी योजनाओं में जोड़ना कि उनके बच्चे पढ़ाई कर सकें। अगर हम इनको करते हैं तो कार्रवाई की शैली ऑटोमेटिक एक थोड़ी गंभीर बन जाती है। और मुझे लगता है कि आज से किसी अधिकारी ने कोई लापरवाही नहीं बरती है संज्ञान लेने के बाद। और मैं पूरा उम्मीद करती हूँ, आज के नोडल अधिकारी यहाँ बैठे हैं, सीओ भी बैठे हैं, तो मैं उनसे नीचे इसलिए नहीं बात कर रही क्योंकि हमारे यहाँ पे जब नोडल अधिकारी बनते हैं तो उनकी भी वो भी एक महत्वपूर्ण पद पे बनाए जाते हैं उनकी शैली को देखकर। तो वो भी जो सारे केसेस आते हैं उनको मॉनिटर करते हैं। अभी हमारे देवेश सिंह जी ने तुरंत संज्ञान लेके एफआईआर के लिए मार्क कर दिया है। उनको भी दिखता है कि भाई कब तक, मतलब कोई चीज़ ऐसा प्रकरण आता है तो डिसीजन होते हैं। चल रहे हैं, खासतौर से बनारस में ज्ञान व्यापी का मसला चल रहा है। आप एज ए इंडिविजुअल क्या सोचती हैं ज्ञान व्यापी मसले को लेकर के, जो वहाँ पर शूटिंग जैसी आकृति दिखाई दी है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, आप क्या सोचती हैं इस विषय को? मेरा सवाल आपसे है कि आप हिंदू हो के क्या सोचते हैं? हिंदू धर्म को जो भी व्यक्ति मानता है, जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय है, उसके लिए शिव सत्य है, शिव ही व्यापक है और शिव ही से ही हमारी ये सृष्टि चलती है। ऐसा हमने अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से सीखा है। आस्था में जिनका विश्वास है वो जो हुआ है उसको और मजबूती से लेते हैं, और आस्था पे जिनको विश्वास नहीं है वो किसी अन्य जाति के, वो भारतीय शायद है ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो भारत माता की जय बोलने में भी प्रॉब्लम है। तो ये सवाल मेरे ख्याल से आप उनसे पूछिए जो इस देश के नागरिक होकर भारत माता की जय तो बोल नहीं रहे हैं,
तो उनको शिवलिंग जैसी चीज़ों में आस्था कैसे हो सकती है? जो लोग इसे झूठ का फव्वारा बोल रहे हैं, जो लोग इसे मैडम झूठ का फव्वारा बोल रहे हैं, मैं वहाँ गई नहीं हूँ। जो सोशल मीडिया और जो टीवी दिखा रहा है, और दूसरी बात जो इतना हमारा पुराना इतिहास कहता है कि जहाँ जहाँ मस्जिद है उसके आसपास और या उसके नीचे जो दबे हुए जब भी कभी खुदाई की गई है तो शिवलिंग ही निकले हैं। तो इसका जवाब तो आप लोगों को भी पता है, इतिहास गवाह है। जब जब खुदाई हुई है शिव भी निकले हैं और सांप देवता जी भी निकले हैं। तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। आंखों देखिए, आप देखिए, जाइए वहाँ और खुदाई में अपना आप भी परमिशन लीजिए, आपको देखेंगे शिव ही मिलेगा, शिवलिंग ही मिलेगा और सांप देवता ही जो मिलेंगे। लोग इसे झूठ का फव्वारा बोल रहे हैं वो कौन लोग हैं? जो अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं, जो ये कहते हैं कि हम अपने देश के लिए भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वही तो लोग हैं वो। मुझे तो लगता है उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। मैडम एक सवाल मैडम आखिरी सवाल ये कि आपकी तरफ से कितनी महिलाओं को अब तक न्याय दिया गया है आपके कार्यकाल में? कितनी महिलाएं अप्रोक्स? मेरे पास एक दिन में लगभग 40 से 50 फ़ोन आते हैं। मेरा कोई पीए नहीं है, मैं अपना फ़ोन स्वतः उठाती हूँ। योगी जी ने जो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक रूल रेगुलेशन बनाया है कि वो अपना फ़ोन 24 घंटे उठाएंगे, तो वो हम लोग अपने ऊपर भी लागू करते हैं। मैं पिछले 4 साल से अपने फ़ोन स्वतः उठाती हूँ। मैं यहाँ होती हूँ, मेरे पास जो भी फ़ोन आते हैं मैं ऑफिस भेजती हूँ। हमारे पास जितने भी फ़ोन आते हैं केवल प्रॉपर्टी बेस्ड हम फ़ोनों को ज़्यादा ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें हम जन सुनवाई में एसडीएम के माध्यम से पारदर्शिता से उनकी क्या मदद हो सकती है उनको बोल देते हैं। लेकिन जितने भी केसेस आते हैं उन पे हम पूरा उनका मार्गदर्शन करते हैं। कितने होंगे वो? अब ये कहना तो देखिए आंकड़े गिनने के तो होते नहीं हैं, क्योंकि 40 फ़ोन आते हैं, उनमें से 10 फ़ोन ऐसे होते हैं जिन पे कार्रवाई होती है, 10 फ़ोन ऐसे होते हैं जो प्रक्रिया पूछना चाहते हैं, 5-7 फ़ोन ऐसे होते हैं जो उनके परिवार के बिहाफ के लोग बात करते हैं। तो ये कैलकुलेशन तो हम लोग नहीं निकालते हैं, लेकिन हाँ एक पाई चार्ट है, आप हमारा गूगल करेंगे तो उसमें आपको सारा मिल जाएगा। मैडम एक सवाल मेरा ये है, अभी प्रीति शर्मा वाला एक मामला आपके सामने आया था, वो रो रही थी, इतनी व्यथित थी कि जब बच्चों की नहीं मैं परवरिश कर पाऊंगी तो मरना ही बेहतर है। आपने दोनों बच्चों का एडमिशन करा दिया, लेकिन अगर किसी ने काम किया है तो 9 महीने का वेतन ना मिले तो आपको नहीं, ये आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने सबसे पहले एसीएम ने भी मांग की, वो नोडल अधिकारी ने भी मांग किया, हमने भी की, उसके ऊपर हम पूरी जांच करेंगे, उनका जो पैसा बनता है वो उनको दिलाएंगे। दूसरा पक्ष उनका है कि उनके बच्चों की एजुकेशन का है, वो तुरंत कराने वाला उसको करेंगे। अपनी जेब से अगर आज हम उनको पैसा देते हैं तो हम उनको जो मजबूरी है उसको में उनको सशक्त नहीं कर पाएंगे। और डीआईएस को भी मैंने ये निवेदन किया है कि आप इनको टेम्परेरी बेसिस पे साफ़ सफाई के कर्मचारी में या कोई हेल्पर में या आंगनबाड़ी में कहीं लगा सकते हैं तो कीजिए, हम अपना प्रयास पूरा करते हैं। क्योंकि वन स्टॉप सेंटर से जो हमें जानकारी मिली है प्रीति जी के बारे में, वो ये मिली है कि वो काफ़ी अच्छा काम करती हैं। सहयोग सशक्त करने में देना है, पैसों से सहयोग नहीं करना, ऐसा मेरा मानना है। 4 सालों में कोई ऐसा आपके पास बच्चा आया हो या परिवार आया हो जिसको आपने सॉल्यूशन दिया हो और आपको खुशी हुई हो कि आपकी राह पर वो आगे बढ़ रहा है? मैंने लगभग 100 बच्चों को मैं फ़ीस पे करती हूँ, क्योंकि फ़ीस की मात्रा, मुझे ये कहने में कोई बुराई नहीं, मात्र 100 रुपये है। तो 100 को 100 से गुना कर लो, कोई एक मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर रही हूँ। दूसरी बात ये, जब हमने शुरुआत की थी तब हमने दिए थे, उसके बाद जिला प्रशासन ने हमको इतना सहयोग दिया था कि आज तक किसी ने पैसा नहीं मांगा। डीआईओ से भी बात हुआ तो उन्होंने कहा कि मैम आप क्यों देंगे, हम बैठे हैं, हमारे पास ऐसे बहुत माध्यम है कि हम इनको देंगे। एसीएम साहब ने भी अभी ये बात बोली है, जब उनकी बच्ची है 6 साल की, पढ़ाने के लिए कि क्यों नहीं पढ़ेगी, हम लोग करेंगे। प्रशासन ऐसा नहीं है, प्रशासन बहुत ही संवेदनशील है, वो बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा उनको यूनाइटेड करके और उनके साथ एक बॉन्डिंग के साथ हमें समाज में एक सुधारक के रूप में काम करने की आवश्यकता है। एक दूसरे को अगर हम ब्लेम करते हैं तो हम प्रमाण जो हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पैसा है, मैं ये चाहती हूँ आज की जन सुनवाई के माध्यम से कि जो वन स्टॉप सेंटर का पैसा यूज़ हुआ है उसका ऑडिट निकलवा के देखा जाए कि ये पैसा कहाँ लगाया जाता है। जिन्होंने भी अनियमितताएं बरती हैं उन सभी पे कार्रवाई। मैडम एक कंप्यूटर ऑपरेटर का जो मामला सामने आया था उसमें क्या सत्यता निकली है? कंप्यूटर ऑपरेटर का जो मामला सामने आया है, अभी डोडा के अधिकारी को बुलाया गया है, वो उसमें पूरा देख रहे हैं। एसीएम को मैंने, जो हमारे नोडल अधिकारी हैं आज की जन सुनवाई के, आज